Welcome to my home. गोरखपुर के एक कोने में एक पुराना और सुनसान बंगला था। लोग कहते थे कि वह बंगला श्रापित है। न कोई वहां रहता था, न कोई वहां आने की हिम्मत करता था। बंगले के आसपास के लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी लड़की के हंसने की, तो कभी दरवाजे के जोर से बंद होने की। रमेश, जो एक छोटा चोर था, ऐसे अफसानों पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं जो लोगों को डराने के लिए फैलाई जाती हैं। उसका एक ही काम था, रात के अंधेरे में घरों में घुसना और जो कुछ भी मिले उठा लेना। एक रात उसका दोस्त मुन्ना उसके पास आया और बोला, रमेश, क्या तूने उस पुराने बंगले के बारे में सुना है? कहते हैं वहां पुराने जमाने की कीमती चीजें छुपी हैं। रमेश के लिए यह सुनहरा मौका था। उसने सोचा, लोग तो डर के मारे वहां जाते नहीं, इसका मतलब वहां मुझे बिना किसी रोक टोक के चोरी करने का पूरा मौका मिलेगा। अगली रात चांद अपनी पूरी रोशनी में था। रमेश ने अपनी टूटी फूटी मशाल और एक पुराना बैग लिया और बंगले की ओर निकल पड़ा। बंगले का दरवाजा पुराने जमाने का था, जो हल्का सा धक्का देने पर खुल गया। अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। रमेश ने अपनी मशाल जलाई और घर के अंदर चला गया। अंदर का माहौल बहुत अजीब था। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स थीं, फर्नीचर भी पुराना और हिला हुआ लग रहा था। लेकिन उसकी नजर एक कोने में रखी एक पुरानी गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया देखने में आम लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ अलग ही कह रही थीं। वो आंखें जैसे रमेश को घूर रही थीं। रमेश ने सोचा, बस एक पुरानी गुड़िया है, शायद कीमती हो, इसे बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। जैसे ही उसने गुड़िया को उठाया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। रमेश ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वाह, मैंने भी शायद लोगों की अफवाह का असर ले लिया है, रमेश हंसकर बोला और गुड़िया को अपने बैग में डाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने वहां से निकलने की कोशिश की, उसे लगा कि बंगले के दरवाजे बंद हो गए हैं। रमेश ने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। क्या मुझे कुछ सुनाई दिया? रमेश ने खुद से कहा और दरवाजे को और जोर से धक्का देने लगा। आखिरकार दरवाजा खुल गया और वह गुड़िया लेकर घर लौट आया। उसे लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो चीज वह लेकर आया है वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बनने वाली है। रमेश ने गुड़िया को अपने बैग में डालकर घर ले आया था। उसने सोचा था कि 1-2 दिन में इस गुड़िया को बेचकर पैसे कमा लेगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। रमेश का घर एक छोटी सी बस्ती के कोने में था। अंदर जाते ही उसने बैग को टेबल पर रखा और अपना मुर्गे का मसाला बनाने लगा। गुड़िया अभी भी बैग के अंदर थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे बैग के कपड़े के पार से भी घूर रही थीं। रमेश को पहली रात कुछ अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। जब वह खाना खाने बैठा तो उसने देखा कि टेबल पर एक चम्मच अपने आप हिलने लगा। पहले तो उसने इसे हवा का झोंका समझा, लेकिन अगले ही पल एक ठंडी हवा का झोंका उसके कान के पास से गुजरा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, बस थकान का असर है और कुछ नहीं। रात के 1 बजे जब रमेश सो रहा था तो उसे एक अजीब आवाज ने जगा दिया। यह आवाज जैसे किसी बच्ची के हंसने की थी। पहले तो उसने अनसुना कर दिया, लेकिन जब आवाज बराबर आती रही तो उसने मशाल जलाई और घर का कोना कोना देखना शुरू किया। हर जगह सब ठीक था, लेकिन टेबल पर रखा बैग अब खुला हुआ था और गुड़िया टेबल पर बैठी उसकी ओर देख रही थी। रमेश का सारा बदन पसीने से तर हो गया। यह बैग तो मैंने बंद किया था, यह कैसे खुल गया? उसने गुड़िया को उठाया और बैग के अंदर वापस डाल दिया, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ लगाया, उसे लगा जैसे कोई उसका हाथ जोर से पकड़ रहा हो। उसने जोर लगाकर गुड़िया को उठाया और बैग के अंदर रखा, लेकिन उस रात ने उसकी नींद उड़ा दी। अगली सुबह रमेश को और भी अजीब चीजें देखने को मिली। जब वह उठा तो उसका पूरा घर उलटा पुलटा था। टेबल पर रखी चाय की प्याली टूट गई थी, दरवाजा खुला था और दीवार पर एक बच्ची की उंगलियों के निशान बने हुए थे। यह सब क्या हो रहा है?
रमेश चिल्लाते हुए बोला। दिन के वक्त सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात होती गुड़िया जैसे जिंदा हो जाती। कभी वह बैग के अंदर नहीं मिलती, कभी उसका चेहरा बदला बदला लगने लगता। एक दिन तो रमेश ने देखा कि गुड़िया की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसका सब्र अब जवाब देने लगा था। रमेश एक तांत्रिक के पास गया और उससे पूछा, बाबा, ये गुड़िया अजीब है, इसमें कुछ गड़बड़ है, मुझे इसका कुछ करना होगा। तांत्रिक ने गुड़िया को देखा और एक ही पल में समझ गया, यह सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, इसमें एक आत्मा का वास है। यह तुम्हारे साथ रहेगी जब तक तुम इसका राज नहीं समझोगे। रमेश परेशान हो गया। उसने सोचा कि गुड़िया को वापस उस बंगलों में ले जाना ही ठीक होगा, लेकिन क्या वहां ले जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा या कुछ और भयानक समस्या उसका इंतजार कर रही थी। रमेश ने उस दिन रात तक का इंतजार किया। उसका बस एक ही इरादा था, उस गुड़िया को वापस बंगले में छोड़कर अपने जीवन से हमेशा के लिए इस मुसीबत को खत्म करना। लेकिन जैसे ही रात हुई, गुड़िया के आसपास की घटनाएं और ज्यादा भयानक होने लगीं। जैसे ही उसने गुड़िया को बैग में रखा, उसके कान के पास एक आवाज आई, मत ले जाओ मुझे, यहां से दूर मत जाओ। रमेश का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने सोचा कि शायद उसका वहम है, लेकिन आवाज फिर से आई। इस बार आवाज इतनी साफ थी कि लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पास बोल रहा हो। डर और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ रमेश गुड़िया को लेकर बंगले की तरफ निकल पड़ा। रात का अंधेरा और बंगले के आसपास की सन्नाटा उसके डर को और बढ़ा रहा था। जैसे ही वो बंगले के अंदर पहुंचा, एक औरत का सिलहूट उसका इंतजार कर रहा था। तू फिर वापस आ गया, औरत ने कहा। रमेश ने फ्लैशलाइट उनकी तरफ मारी। वो एक 40 साल की महिला थी जो सफेद साड़ी में थी और बंगले के एक कोने से निकलकर उसकी तरफ आ रही थी। मैं इस गुड़िया को वापस लाया हूं, रमेश ने थरथराते हुए कहा। महिला ने गुड़िया की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी कसक उभर आई। ये गुड़िया मेरी बहन प्रिया की थी, तू इसे कैसे चुरा कर ले गया? रमेश ने सारी बात उस औरत को समझाई, कैसे उसने गुड़िया को बंगले में देखा और कैसे उसके बाद अजीब घटनाएं होने लगी। औरत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस गुड़िया के साथ मेरी बहन प्रिया का राज जुड़ा है। प्रिया इस बंगले में रहने वाले मालिक साहब की बेटी थी। एक दिन प्रिया खो गई और उसके साथ ये गुड़िया भी। उसके बाद से इस गुड़िया के साथ अजीब घटनाएं होती रही हैं। लोग कहते हैं कि प्रिया की आत्मा इस गुड़िया में अटकी हुई है। रमेश ने सोचा कि शायद वो महिला सही कह रही है, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि पूरी कहानी अभी सामने नहीं आई है। आप कौन हैं? रमेश ने पूछा। मैं शांति हूं, इस बंगले के पड़ोस में रहती हूं। मुझे पता है कि यहां कुछ गड़बड़ है। प्रिया की मौत एक हादसा नहीं थी, कोई उसके साथ अनर्थ करना चाहता था। उस रात शांति और रमेश ने मिलकर गुड़िया को बंगले के अंदर एक विशेष कमरे में रख दिया। शांति ने कहा, यह कमरा वही जगह है जहां प्रिया को आखिरी बार देखा गया था। जब दोनों वहां से निकलने लगे तो गुड़िया खुद ब खुद कमरे के बीच में गिर गई, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। कमरे में एक ठंडी हवा चली और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक उन्हें एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी, मैं यहां अकेली हूं, मेरा बदला लेना बाकी है। दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज ने रमेश और शांति दोनों के होश उड़ा दिए। कमरा अब अंधेरे और ठंडी हवा से भर गया था। शांति ने रमेश के कंधे को पकड़कर कहा, यह आत्मा प्रिया की है, लेकिन इसका बदला किससे है? रमेश, जो अब डर के मारे कांप रहा था, बोला, मुझे नहीं पता, मैं तो बस ये गुड़िया चुरा कर ले गया था। तुम कह रही थी कि उसकी मौत के पीछे कोई राज है, लेकिन कौन उसका जिम्मेदार है? तभी कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी जोर से खुल गई और उसके अंदर से एक डायरी गिरी। शांति ने डायरी उठाई और जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगी। वह डायरी पुराने मालिक की थी, जो इस बंगले का असली मालिक था। डायरी में लिखा था, प्रिया मेरे लिए एक बदनामी थी। मैं एक लड़का चाहता था, लेकिन मेरी बीवी प्रिया को लेकर आ गई। एक दिन मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वह मेरे लिए सिर्फ एक बोझ थी। उसकी गुड़िया उसके साथ हमेशा शैतानी करती थी। मुझे उस गुड़िया से भी नफरत थी। शांति ने डायरी पढ़कर कहा, प्रिया का अपना बाप ही उसकी मौत का जिम्मेदार था।
उसने उसे मारकर यहाँ कहीं छिपा दिया होगा। तभी कमरे के अंदर एक भूतिया तस्वीर उभर आई। एक छोटी सी लड़की जो पुराने कपड़े पहने हुई थी, एक कोने में खड़ी थी और रमेश और शांति को घूर रही थी। उसके चेहरे पर दुख और गुस्से का मिश्रण था। उसने एक ठंडी हल्की सी आवाज में कहा, उन्होंने मुझे मारा, मुझे छिपा दिया, लेकिन मैं अभी यहीं हूं। रमेश ने डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, प्रिया, हमें माफ कर दो, मैं तो बस एक चोर हूं, मुझे कुछ नहीं पता था। प्रिया की आत्मा ने कहा, मुझे मुक्ति तब मिलेगी जब तुम मेरे साथ हुई नाइंसाफी को खत्म करोगे। मेरे बाप ने मुझे मारा, लेकिन वह भी इस श्राप से नहीं बचा। तुम्हें उसका अंत करना होगा। तभी एक और झटका लगा और बंगले के पुराने बेसमेंट का दरवाजा खुल गया। शांति ने कहा, बेसमेंट, शायद प्रिया की लाश वहां छिपी है, हमें वहां जाना होगा। बेसमेंट में जाने के लिए एक पुरानी सीढ़ी थी जो गिरती ढहती सी लग रही थी। रमेश और शांति ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतर गए। नीचे घना अंधेरा था, लेकिन एक पुरानी मशाल की रोशनी से उन्होंने देखना शुरू किया। बेसमेंट में एक बड़ा संदूक पड़ा था जो पुराने कपड़ों और धान से भरा हुआ था। शांति ने संदूक खोला और अंदर एक छोटी सी हड्डियों का ढेर मिला। शांति की आंखों से आंसू निकल पड़े। यह प्रिया की लाश है, उसके बाप ने इसे यहां छिपा दिया। जैसे ही लाश मिली, पूरी बेसमेंट हिलने लगी। एक जोर की आवाज आई, मुझे छिपा दिया गया था, लेकिन अब मुझे इंसाफ चाहिए। प्रिया की आत्मा अब बेसमेंट के बीच में एक रूप धारण कर चुकी थी। उसने कहा, उस बंगले के मालिक की आत्मा भी यहां है, उसे इस श्राप से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे समाप्त करना होगा। तभी एक पुरुष का भूत सामने आया जो मालिक का था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने कहा, प्रिया को मारना मेरा फैसला था और मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। रमेश और शांति के सामने अब एक आखिरी लड़ाई होने वाली थी, प्रिया की आत्मा और उसके पिता की आत्मा के बीच। इसमें रमेश और शांति को फैसला करना था कि कैसे प्रिया को मुक्ति मिले और बंगले का श्राप खत्म हो। बेसमेंट का माहौल और ज्यादा ठंडा और भयानक हो गया। प्रिया की आत्मा और उसके पिता की आत्मा के बीच एक अजीब सी तनाव की स्थिति थी। प्रिया के चेहरे पर गुस्सा था और उसके पिता की आत्मा एक क्रूर मुस्कान के साथ खड़ी थी, जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। रमेश और शांति एक कोने में खड़े थे, डर और उत्सुकता के बीच अटके हुए। शांति ने हल्की आवाज में कहा, रमेश, हमें कुछ करना होगा, प्रिया को इंसाफ चाहिए। रमेश, जो डर के मारे पसीने पसीने हो रहा था, बोला, मैं क्या करूं, मैं तो बस एक चोर हूं, ये सब मेरी समझ के बाहर है। तभी प्रिया की आत्मा ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, इंसाफ तब होगा जब तुम मेरे पिता की आत्मा को हमेशा के लिए इस जगह से मिटा दोगे। शांति ने प्रिया की बात समझने की कोशिश की। उसने कहा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इस आत्मा को खत्म करने का सही तरीका क्या है? प्रिया ने अपनी पुरानी गुड़िया की तरफ इशारा किया। ये गुड़िया मेरी आत्मा का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें मेरे पिता द्वारा दिया गया श्राप भी है। अगर तुम इस गुड़िया को इस आग के कुंड में डाल दोगे जो यहाँ है, तो उनका अंत हो जाएगा। तभी प्रिया के पिता की आत्मा जोर से हंसी और कहा, यह सिर्फ एक खेल है, तुम दोनों इसे नहीं जीत सकते। कुंड में डाला तो तुम्हारा अंत भी यही होगा। रमेश और शांति एक दूसरे को देखने लगे। रमेश ने कहा, यह तो एक मौत का जाल लग रहा है, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी जान भी जा सकती है। शांति ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, प्रिया एक मासूम लड़की थी, उसका इंसाफ मिलना जरूरी है। अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम ये करेंगे। शांति और रमेश ने गुड़िया को उठाया और धीरे धीरे कुंड की तरफ बढ़ने लगे। प्रिया की आत्मा अब चुप हो गई थी, जैसे वह अपनी मुक्ति होते हुए देखना चाहती थी। लेकिन जैसे ही रमेश और शांति कुंड के पास पहुंचे, प्रिया के पिता की आत्मा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक जोर का झटका लगा और पूरा बेसमेंट हिल गया। कुंड से आग के शोले उठने लगे और हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। शांति ने पूरी ताकत लगाकर गुड़िया को कुंड में फेंक दिया। जैसे ही गुड़िया आग में जली, प्रिया की आत्मा जोर से चीखी, अब मुझे मुक्ति मिल गई है, शुक्रिया। उसके पिता की आत्मा जोर से चिल्लाने लगी, ये तुमने क्या किया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। और धीरे धीरे
दोनों आत्माएं एक रोशनी में बदलकर हवा में गायब हो गईं। बेसमेंट का हिलना रुक गया और सब कुछ शांत हो गया। रमेश और शांति ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर डर और संतोष का मिश्रण था। शांति ने कहा, अब ये बंगला और प्रिया का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। रमेश ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, मुझे नहीं पता था कि ये गुड़िया मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगी। अब मैं चोरी छोड़कर सीधी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा। दोनों बेसमेंट से बाहर आए और बंगले के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, जैसे अब वहां कोई आत्मा या श्राप नहीं बचा था।